हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। मेरा नाम है आदित्य खंडेलवाल एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर बिजनेस स्टडीज़। तो ये है लेक्चर नंबर 13, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस स्टडीज़, क्लास 11th। तो लास्ट वीडियो तक हमने कवर कर लिया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, यानी कि फीचर्स ऑफ कंपनी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के टॉपिक्स। तो उनमें पहला टॉपिक है मेरिट्स ऑफ कंपनी। जो कंपनी है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स और ये नोट्स जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ ये वहीं पर मिलेंगे। और आपने इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी फॉलो करें, सारी लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो से रिलेटेड वहीं पे मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी। द शेयर होल्डर्स आर लाइबल टू एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम। तो लिमिटेड लाइबिलिटी, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है कि कंपनी में जो सारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। वो सिर्फ उतना ही अमाउंट पे करेंगे जितना उनका बचा हुआ है। इसका डिटेल में हमने एग्जांपल लेके पहले डिस्कस कर लिया था कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि मतलब किसी 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 के 3 रुपए के शेयर का अमाउंट बाकी है, यानी कि मान लीजिए 10,000 के शेयर खरीदे तो उसमें से उसने 5,000 के का पेमेंट कर दिया, तो बाकी बचे हुए 5,000 का ही पेमेंट करेगा, चाहे कैश कंपनी को कितना ही लॉस हो। तो सिर्फ ओनली द असेट्स ऑफ द कंपनी कैन बी यूज टू सेटल द डेब्ट्स लीविंग द ओनर्स प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। सिर्फ जो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी है सिर्फ उससे ही वो डेट्स खत्म होएंगी। कंपनी को जो भी लॉस हुआ है, कुछ भी नुकसान हुआ है या किसी को भी पेमेंट करना है तो सिर्फ कंपनी की असेट्स यूज आएगी। जो उसके मेंबर्स हैं उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो कभी भी रिस्क पे नहीं आएगी। लीविंग द ओनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी चार्ज, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। दिस रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ रिस्क बोर्न बाई द इन्वेस्टर। तो इससे उन लोगों का जो रिस्क कम हो जाता है जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। इससे उन लोगों का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। तो ये समझ में आया होगा आपको फर्स्ट पॉइंट। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। द ईज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ownership adds to the advantage of investing in the company can be sold in the market and such can be easily converted into cash in case the need arises। ये भी बहुत ही अच्छा जो एडवांटेज है और मेरिट है कंपनी का, कि जैसे सारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। तो क्या होता है कि जो कंपनी के जो शेयर खरीदते हैं शेयर होल्डर, मान लीजिए 10,000 शेयर किसी ने खरीद लिए, 10,000 रुपये के 1,000 शेयर किसी ने खरीद लिए। तो शेयर्स क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल भी होते हैं। मतलब जैसे आपको आज 10,000 रुपये की ज़रूरत है तो आप किसी अदर पर्सन को वो शेयर बेच देंगे। तो अब आप मालिक नहीं रहेंगे कंपनी में, आप शेयर होल्डर नहीं रहेंगे, फिर वो आदमी शेयर होल्डर बन जाएगा। लेकिन शेयर सिर्फ पब्लिक कंपनी के केस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी के केस में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये भी क्या हुआ, एक एडवांटेज हो गया, एक मेरिट हो गया कंपनी का, कि कंपनी के जो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट यानी कि उसका जो जो शेयर्स है, शेयर होल्डर है, उसको मतलब वो ट्रांसफ़र भी हो सकती है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है। मतलब मान लीजिए किसी को अर्जेंट में पैसे की ज़रूरत है तो वो शेयर्स को बेच के किसी और को और वो पैसे ले सकता है अर्जेंट में। तो वो जो शेयर होल्डर जो उस शेयर रखेगा वो उसका मालिक बन जाएगा, वो शेयर होल्डर बन जाएगा कंपनी का। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ये भी हम बार बार पढ़ चुके हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस यानी कि परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ इट्स मेंबर्स हैज़ इट एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो इसका क्या मतलब है कि जो कंपनी का एग्जिस्टेंस है, कंपनी का अस्तित्व है, वो किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए या वो मेंबर रिटायर हो जाए या वो कंपनी से रिज़ाइन दे दे या वो दिवालिया हो जाए या पागल हो जाए, उनसे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्या होती है, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इसको इसके मेंबर्स से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसके मेंबर्स चाहे डेथ हो जाए, चाहे रिटायर हो जाए, चाहे रिज़ाइन कर दे, चाहे इंसॉल्वेंट हो जाए, चाहे इंसैनिटी हो जाए। आया समझ में। तो बहुत अच्छी बात है
कि कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसी के आने से, किसी के जाने से। ए कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ द ऑल मेंबर्स डाई। समझे आप कि अगर सारे मेंबर कंपनी के मर जाएं तभी भी कंपनी बंद नहीं होगी, तभी भी कंपनी चलती रहेगी। कंपनी को सिर्फ एक ही तरीके से बंद किया जा सकता है, इट कैन बी लिक्विडेटेड ओनली एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही बंद किया जा सकता है, उसके अलावा कंपनी को बंद नहीं किया जा सकता। या लॉ चाहे या कंपनी कोई इलीगल बिजनेस करे तब कंपनी को लॉ बंद कर सकती है। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, स्कोप फॉर एक्सपेंशन। As compared to sole proprietorship and partnership forms of organization, a company has large financial resources। तो जैसा कि आप समझें कि जो पार्टनरशिप थी उसमें जो कैपिटल होती थी वो क्या होती थी, लिमिटेड होती थी। पार्टनर जितने 3-4 पार्टनर, 5 पार्टनर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकते हैं। तो उसमें क्या होती है, लिमिटेड कैपिटल होती है, तो रिसोर्सेज भी लिमिटेड हो सकते हैं। तो ऐसे बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, उनको बढ़ाना हो तो इतनी कैपिटल उनके पास होती नहीं थी। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी वही दिक्कत आती थी, लेकिन कंपनी में ये दिक्कत नहीं आती। कंपनी में लाखों मेंबर्स होते हैं, हजारों मेंबर्स होते हैं, तो कैपिटल की कभी दिक्कत नहीं आती कंपनी में। जब कैपिटल की ज़रूरत होती है कंपनी शेयर इशू करती है और लोग उसके शेयर्स को खरीदते हैं, कंपनी के पास कैपिटल आ जाती है। तो इससे कंपनी को बढ़ाना एक्सपेंशन आसान होता है। तो कंपनी को कभी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की तो दिक्कत आती नहीं है। फर्दर कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम पब्लिक एज वेल एज थ्रू लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक से तो कैपिटल अरेंज कर ही सकते हैं शेयर इशू करके, लेकिन कंपनी को तो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, ये सब लोन भी दे देते हैं, लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इससे भी बहुत आसानी होती है कंपनी को। द इन्वेस्टर्स आर इंक्लाइंड टू इन्वेस्ट इन शेयर्स बिकॉज ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी। तो कंपनी की क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कंपनी में लॉस भी लिमिटेड ही होता है। तो इस वजह से जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी ज़्यादा इच्छा रखते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं। ट्रांसफरेबल ओनरशिप एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न्स इन कंपनी। तो कंपनी में क्या है, रिटर्न्स भी जो लोगों को फ़ायदा मिलता है वो भी बड़ा मिलता है। और जो ट्रांसफ़र ओनरशिप है, ओनरशिप को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इन सब रीजंस की वजह से लोग भी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं कंपनी में, और इससे कंपनी की कैपिटल बढ़ती है, तो कंपनी का एक्सपेंशन भी होता है। तो ये भी एक मेरिट है कंपनी का। चलते हैं लास्ट मेरिट की तरफ, जो कि है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या होता है, जैसा कि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था, पार्टनरशिप में देखा था कि पार्टनरशिप में जो मैनेजमेंट होता था वो पार्टनर्स ही मिलके करते थे, क्योंकि उनके पास इतना इनकम ही नहीं होती थी, इतनी कैपिटल नहीं होती थी कि वो किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट को अपॉइंट करे, उनकी इतनी हाई सैलरीज देखे। क्योंकि आप समझे कि प्रोफेशनल एक्सपर्ट कौन होते हैं, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट, सीए है, तो उसकी जो एनुअल जो फीस होती है वही एवरेज 8-9 लाख से ऊपर होती है। तो इतना पेमेंट एक पार्टनरशिप फर्म वाला नहीं कर सकता ना। लेकिन कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी तो ऐसे हजारों लोग अपॉइंट कर सकती है। तो कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हायर सैलरीज टू स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल। तो जो जिस फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको कंपनी आसानी से हायर कर सकती है, उनकी जो हाई फीस होती है उसको भी पे कर सकती है। इट कैन देयरफॉर एम्प्लॉय पीपल हु आर एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो जो भी स्पेशलाइज्ड फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, कोई कॉस्ट कवर करने में एक्सपर्ट होता है कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए, कोई कंपनी सेक्रेटरीट बनने के लिए एक्सपर्ट होता है कंपनी का, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसकी ऑडिट करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। तो ये सबको हायर कर सकती है कंपनी इजीली। द स्केल ऑफ ऑपरेशंस इन कंपनी लीड टू डिवीजन ऑफ वर्क, ईच डिपार्टमेंट डील्स विद ए पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड इज हेडेड बाय एन एक्सपर्ट। तो कंपनी में अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, तो सबके अलग अलग एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकते हैं कंपनी इजीली। दिस लीड टू बैलेंस्ड डिसीजंस मेकिंग एज वेल एज ग्रेटर एफिशिएंसी इन कंपनीज ऑपरेशन। तो इससे क्या होता है, कंपनी के जो डिसीजन होते हैं वो भी बैलेंस्ड होते हैं। जो कंपनी कभी भी डिसीजन लेती है वो इजीली और आसानी से डिसीजन ले सकती है, और अच्छे डिसीजन ले सकती है जो कि इफ़ेक्टिव होते हैं और उनकी एफिशिएंट होते हैं, वो उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे ऑपरेशंस कंपनी इजीली कर सकती है, बैलेंस्ड फॉर्म में कर सकती है। तो ये थे 5 मेरिट्स कंपनी के। तो चलिए पढ़ते हैं डी मेरिट्स ऑफ कंपनी।
कंपनी के डीमेरिट्स भी होते हैं वो पढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कंपनी। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्मेशन। तो कंपनी को जो फॉर्म होने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है एक कंपनी को फॉर्म करना। द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी रिक्वायर्स ग्रेटर टाइम, एफर्ट एंड एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर्स इन्वॉल्व। तो कंपनी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत एफर्ट्स चाहिए होते हैं, और आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए लीगल, जो लीगल जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी आपको अच्छी नॉलेज होएगी, सारे प्रोसीजर्स आपको पता होंगे, तो तभी आप कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। तो मतलब जो पार्टनरशिप होती थी या सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी वो क्या होती थी, ईजी टू फॉर्म, ईजी टू क्लोज, ईजी टू क्रिएट। मतलब आसानी से उनको बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और आसानी से जब मर्जी हो तब उनको क्लोज कर सकते हैं। लेकिन कंपनी को बनाना भी मुश्किल है, कंपनी को क्लोज भी करना मुश्किल है, कंपनी को का फॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, लैक ऑफ सीक्रेसी। तो आप समझिए कि कंपनी में मैंने आपको बताया कि हज़ारों लाखों मेंबर्स होते हैं, तो अब कितनों का ध्यान रखें, कभी ना कभी अंदर की बात होती है, जो कोई सीक्रेट बात होती है वो बाहर निकल ही जाएगी। तो ये जो लैक ऑफ सीक्रेसी होती है, मतलब जो सीक्रेट जो मैटर्स होते हैं उनकी कमी होती है। द कंपनी रिक्वायर्स ईच पब्लिक कंपनी द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स ईच पब्लिक कंपनी टू प्रोवाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑफिसर टू द रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी क्या है, रजिस्टर कहाँ होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। तो क्या होता है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें रूल है कि कंपनी को टाइम टू टाइम जो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वहाँ देनी पड़ती है। सच इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल टू जनरल पब्लिक ऑल्सो। और ये इन्फॉर्मेशन जो जनरल पब्लिक है, आम जनता है, उसको भी देनी पड़ती है कंपनी को। तो तो ऐसी कोई बात रह ही नहीं पाती जो सीक्रेट रह पाए, सारा मतलब सारी डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स। इट इज़ देयरफॉर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन कंप्लीट सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ कंपनी। तो कंपनी के सारे ऑपरेशंस को सीक्रेट रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने ही जब रूल बना रखा है कि सारे जो फैक्ट्स हैं सब कुछ डिस्क्लोज करना है पब्लिक के सामने, तो ये डिफ़िकल्ट होता है सीक्रेसी मेंटेन करना। थर्ड पॉइंट, impersonal work environment. Separation of ownership and management leads to situation in which there is a lack of effort as well as personal involvement on the part of the officers of a company. तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी में बहुत सारे ओनर होते हैं, क्योंकि जितने शेयर होल्डर्स होते हैं जो सारी कंपनी के ओनर होते हैं, तो अब वो सारे थोड़ी पर्सनल इन्वॉल्व करते हैं कंपनी में। तो उससे क्या होता है, कभी कभी जो ऐसा इम्पर्सनल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, तो मतलब सारे लोग अपना एफर्ट भी नहीं लगाते पूरा 100% एफर्ट, तो इससे कंपनी में कभी कभी लॉस के चांसेस भी हो जाते हैं। द लार्ज साइज ऑफ कंपनी फर्दर मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द ओनर्स एंड टॉप मैनेजमेंट पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स। तो कंपनी की लार्ज साइज कभी से ये डिफ़िकल्ट होता है कि जो ओनर है कंपनी के वो डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट कर पाए किसी भी जो दूसरे मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉय है, मैनेजमेंट के जो क्रेडिटर्स हैं, जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। अब जैसे आप समझिए कि रिलायंस है, तो रिलायंस में इतने सारे क्रेडिटर है, इतने सारे उसके एम्प्लॉय है, तो क्या जो मुकेश अंबानी जी है वो हर सबको पर्सनली थोड़ी फ़ोन कर करके कुछ बात करते होंगे। तो ये इसमें लार्ज साइज कंपनी में डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी एम्प्लॉय को या क्रेडिटर से पर्सनली कांटेक्ट करना। तो ये एक इसका डीमेरिट है। फोर्थ डीमेरिट पे चलते हैं, न्यूमरस रेगुलेशंस। द फंक्शनिंग ऑफ ए कंपनी इज सब्जेक्ट टू मैनी लीगल प्रोविजंस एंड कंपल्शंस। तो आपने पहले ही पढ़ रखा है कि कंपनी में जो फॉर्म करते वक्त इतने रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन फॉर्म करने के बाद भी कंपनी में अलग अलग टाइप के लीगल प्रोविजंस होते हैं और कुछ कंपल्शंस होते हैं। एक कंपनी इज बर्डन विद द न्यूमरस रेस्ट्रिक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ आस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग ऑडिट। तो कंपनी में क्या होते हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसा कि कंपनी को ईयरली ऑडिट करवानी पड़ती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक सीए के
द्वारा चेक करवाने ही पड़ते हैं। एक कंपनी इज बर्डन्ड विथ न्यूमरस restrictions relation respect of aspects including audit, वोटिंग, फिलिंग ऑफ रिपोर्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सब सबमिट करनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। एंड रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वेरियस सर्टिफिकेट्स फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसीज से सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं जैसे कि सेबी एक्सेट्रा। तो सेबी क्या होता है? सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दिस रिड्यूसेस द फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी एंड टेक्स अवे ए लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी। तो इससे क्या होता है? कंपनी की एक फ्रीडम चली जाती है और इसमें बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और पैसा भी वेस्ट हो जाता है। मतलब वेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन चला जाता है कंपनी का बहुत सारा टाइम, एफर्ट और मनी, तीनों चीज़ चली जाती है। फिर फिफ्थ डीमेरिट है फिफ्थ, डिले इन डिसीजन मेकिंग। Companies are democratically managed through the board of directors, which is followed by top management and lower management and lower level। ये दो बार लिखा के में आ गया लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो कंपनीज क्या होती है, जो मैनेज कौन करता है कंपनी को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट। और टॉप लेवल मैनेजमेंट किस मतलब चेन बनी हुई होती है। पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो उनके नीचे के सबऑर्डिनेट्स है, फिर उन सबऑर्डिनेट्स के नीचे के सबऑर्डिनेट्स। तो एक चेन बनी हुई रहती है। सबसे लोअर लेवल उससे बड़े वाले से, मतलब उससे हायर लेवल से कांटेक्ट करेगा, उससे हायर लेवल वाला उनके अपर लेवल वाले से कांटेक्ट करेगा, और फिर उनके अपर लेवल वाले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कांटेक्ट करते हैं। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो कभी कभी डिसीजन मेकिंग होती है कंपनी की, वो थोड़ा डिले हो जाती है। Communications as well as approval of various proposals may cause delays not only in taking decisions but also in acting upon them। तो ऐसे सिचुएशंस में जब इतने सारे लेवल होते हैं कंपनी में, तो जो नीचे जो सबसे छोटे लेवल का मैनेजमेंट है, उससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई भी बात पहुंचने में, कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा डिले हो जाता है और उस डिसीजन को का अप्रूवल करने में और उसको एक्ट में लाने में थोड़ी डिले हो जाती है। तो ये भी एक डीमेरिट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सिक्स्थ पॉइंट है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ओलिगार्किक जो वर्ड है उसका मतलब समझते हैं। ओलिगार्सी इज ए पॉलिटिकल टर्म विच रेफर्स टू द कंट्रोल ऑफ पावर इन स्टेट और कंट्री इन हैंड्स ऑफ फ्यू मोस्टली इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? ओलिगार्की का कि जो ओलिगार्की क्या है, एक पॉलिटिकल टर्म है। उसका मतलब होता है जो कंट्रोल होता है, जो पावर होता है किसी भी कंट्री का या स्टेट का, वो किसके हाथ में होता है? कुछ लोगों के हाथ में होता है, कुछ ऐसे लोगों के हाथ में होता है जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं। तो ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? जो कंट्रोल होता है किसी भी स्टेट या कंट्री का, वो कुछ लोगों के हाथ में होता है। लाइकवाइज विथ रिगार्ड टू बिजनेस, इसी तरह बिजनेस में भी ओलिगार्किक मैनेजमेंट क्या होता है पढ़ते हैं। ओलिगार्किक मैनेजमेंट रेफर्स टू द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस और कंपनी इन हैंड्स ऑफ यू। तो बिजनेस में क्या होता है? ओलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जो मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल होता है बिजनेस का, वो जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है वो सिर्फ कुछ के हाथ में होता है। जैसा कि आपने पढ़ा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में मैनेजमेंट लेने वाले, सारे डिसीजंस लेने वाले। क्योंकि सारे जितने कंपनी के शेयर होल्डर है सारे थोड़ी डिसीजन लेते हैं। कुछ जो जिनको हमने नियुक्त किया है, जिनको हमने बनाया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वोट दे के वही डिसीजन लेते हैं। तो इन ओलिगार्किक मैनेजमेंट द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज आर फ्यू हु कैन मिसयूज देयर पावर एंड देयर डिसीजंस में हार्म द इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो कभी कभार क्या होता है कि वो अपनी जो अपना पद है, अपनी जो पोस्ट है, उसका गलत फ़ायदा भी उठा देते हैं, मिसयूज़ करते हैं अपनी पावर को, और उन ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कभी कभी जो जिनसे क्या होता है कंपनी के जो दूसरे स्टेक होल्डर होते हैं उनको नुकसान हो जाता है। तो खुद की पावर का मिसयूज़ करते हैं कहने का मतलब। तो ये भी एक बहुत बड़ा डीमेरिट है कंपनी का। तो
स्टेक होल्डर कौन होते हैं? वो लोग जिनका कंपनी में इंटरेस्ट होता है, जो वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का जो जो ऐसे लोग हैं, ओलिगार्किक मैनेजमेंट, यानी कि जिनके हाथ में पावर है कंपनी की, वो कभी कभी उस अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। तो ऐसे स्टेक होल्डर्स को क्या होता है, उनके जो इंटरेस्ट है कंपनी में तो वो हार्म होता है, उनको क्षति पहुंचती है। तो ये था सिक्स्थ डीमेरिट। और लास्ट डीमेरिट पढ़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। द एम्प्लॉयज फॉर एग्जाम्पल मे बी इंटरेस्टेड इन हायर सैलरीज, कंज्यूमर डिजायर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइजेस, एंड द शेयर होल्डर्स वॉन्ट हायर रिटर्न्स इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स एंड इंक्रीज इन द intrinsic value of their shares. This demand pose problems in managing the company as it often becomes difficult to satisfy such diverse interests. तो कंपनी में क्या होता है कि जैसे कंपनी में मेंबर्स अलग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होते हैं और शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। तो कंपनी में क्या होता है, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, सबके अलग अलग जो सजेशंस होते हैं, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो आपस में इनको डिस्कस करने में और इनको आपस में थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि ये सब अपने अपने सजेशंस रखेंगे तो आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। और फॉर एग्जांपल मे बी इंटरेस्टेड इन हायर सैलरीज, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं मान लीजिए, वो चाहते हैं हमारी सैलरी बढ़े। जो कंज्यूमर है वो चाहता है कि हमारे को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिले और वो भी कम रेट पे। शेयर होल्डर चाहते हैं कंपनी के कि उनको अच्छा डिविडेंड मिले। डिविडेंड मतलब जो उन्होंने कैपिटल लगाई है कंपनी में उस पर प्रॉफिट मिले। इंक्रीज इन द इंटरेस्टिक वैल्यू ऑफ देयर शेयर, और उनकी जो शेयर में की वैल्यू है उसको बढ़ाई जाए। जैसे मान लीजिए उन्होंने आज 10 रुपये का शेयर खरीदा था, तो उसको वो चाहते हैं कि बढ़ा के 15 करो, 20 करो और बढ़ते जाएं शेयर की वैल्यू। These demand pose problems in managing the company and as it often become difficult to satisfy such diverse interest। तो इतने सारे लोगों की एक साथ डिमांड आती है, तो सभी को एक टाइम पे सब लोगों को सेटिस्फाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कंपनी को क्या काम होता है कि सबको साथ लेके चले, सबका प्रॉफिट हो और सब कंपनी से सेटिस्फाई हो। तो इतने सारे लोगों को एक साथ सेटिस्फाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कंपनी के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो जो लोगों के में आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, तो ये भी एक डीमेरिट है। तो ये थे कुछ डीमेरिट्स कंपनी के। तो हमने क्या पढ़ा आज, मेरिट्स पढ़े कंपनी के और डीमेरिट्स पढ़े। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। जय श्री श्याम।